आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीजे में। मेरा नाम झा है और इस वीडियो में हम लोग जो सबसे ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का या जिसको सिविक्स हम लोग बचपन में कहते थे, जो कि हम सभी करते हैं, जो वनडे कॉम्पिटिटिव या किसी भी तरीके के एग्जाम का तैयारी करने के लिए निकलता है, वो इन सबको 100% शुरुआत में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन विथ टाइम क्या होता है ना कि रिवीजन हम सारे ही कम करते हैं, 9 के बराबर करते हैं। तो ये सारी चीज़ जैसे अभी बीपीएससी का पेपर हुआ 17वीं से ऊपर लेवल का था, 71st का पेपर, नो डाउट 17वीं से ऊपर लेवल का था, ठीक है? अब इसमें हुआ क्या कि जिसको अगर आपको कंफर्म था कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट है और एचसी है, वो कहाँ पे उनका क्षेत्र मैच करता है, मतलब 226 से हाई कोर्ट में वाला जो है पावर उनका जाता है, रिट जुरिडिक्शन, और सुप्रीम कोर्ट का 32 से जाता है। अगर आपको मूलभूत ढांचा क्लियर था, तो आपको वो भी हो जाएगा, उसपे से आप एलिमिनेट कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है? तो इसका इंग्लिश पीडीएफ भी अगर आप लोग चाहिएगा तो इंग्लिश पीडीएफ भी मिल जाएगा, और हिंदी में हम यहाँ पे बना के लाए हैं ताकि उससे क्या हो कि इससे दोनों लोग सहमत होंगे कि आखिर संघ का नाम और क्षेत्र, यूनियन का नाम और क्षेत्र में इंग्लिश वालों को ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, लेकिन हिंदी वालों को कई बार हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जो 78 बीपीएससी के टाइम पे जो हम लोग सीरीज कर रहे थे, जो क्वेश्चंस के लिए कर रहे थे, उसमें आया था कुछ डाउट कि इसको हिंदी में भी करवाइए, ठीक है? तो उस तरीके से उस समय संभव नहीं हो पाया, और फिर बीच में वीडियो नहीं आने का कारण भी यही था कि हेल्थ रीज़न थोड़ा आ गया था बीच में हम लोगों का, ठीक है? हम लोग सीधा-सीधा करेंगे क्या इसमें, जो भी ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, नंबर 1, 2, 3 करके, अभी हम लोग का लगभग एक छोटा-सा सीरीज़ वीडियो बना के उसको कितना लगभग 20 आर्टिकल तक हम लोग जाएँगे और उसको कंसाइज़ करने का, दिमाग में स्टिक करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको आर्टिकल याद रहेगा और यहाँ से लेके हम लोग 395 तक जाएँगे टोटल। एक-एक करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम में, अब एंटायर वनडे में एसएससी में बैठिए, बीपीएससी में बैठिए, बिहार का भी सारा एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें बैठिए, वो लोग पूछते ही पूछते हैं, ठीक है? और बिहार एग्ज़ाम्स के लिए ख़ास करके इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करने का सोच रहे हैं। कमेंट में अगर आपके इसके रिव्यू हो तो बताएँ, क्योंकि जीएस के पार्ट में साइंस के अलावा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज बिहार के सारे कमीशन रखते हैं। और अभी नियरेस्ट क्या है, दरोगा है, 1799 दरोगा दिसंबर में होने का संभावना है, क्योंकि जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है उन्होंने एक दिन अपना रिजर्व कर रखा है। तो देखते हैं अभी, हालाँकि उसका भी संभावना कम लग रहा है, क्योंकि अभी इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है, सीएसबीसी जो सिपाही भर्ती है उनका। फिर भी अगर दिसंबर में 10 दिसंबर के बाद लेते हैं वो लोग, जो कि पिछले बार का भी ट्रेंड था 1275 का, तो चीज़ें हो जाएँगी, हम लोग कर लेंगे, ठीक है? सो अनुच्छेद 1, संघ का नाम और क्षेत्र, हम सब जो उसमें शुरुआत में ही रहता है, आपने पॉलिटी से पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत बुक से या फिर बेयर एक्ट से, कहीं से भी। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन रहता है उसमें, सबसे पहला आर्टिकल, इसमें कुछ अजूबा है नहीं। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पूछा जाता है? नाम पूछा जाता है, और क्षेत्र से आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, गाँव कहाँ है आपका? या फिर आप कहाँ से आए हैं? वेयर डू यू बिलॉन्ग फ्रॉम? ये चीज़ पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है? कोई भी नए राज्य को अगर आपने मिलाना है यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, तो उसका क्या विधान होगा, वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 में, ठीक है? अनुच्छेद 3 आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है? मतलब जो बिहार का, उड़ीसा से या फिर झारखंड का जो इस तरीके से अलग होना, नाम बदलाया, सीमा बदलाया, ये सब जो हुआ होगा, तो ये आप सोच सकते हैं कि अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अनुसार ही हुआ होगा। अनुच्छेद नंबर 4 अनुसूचियों या संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएँ, ठीक? मतलब कुछ जो शेड्यूल में क्या क्या कैसे नियम जाता है, जब हम लोग शेड्यूल करेंगे उसका भी एकदम प्रॉपर ट्रिक बता देंगे कि जिससे कभी भी आपको दिमाग से वो नहीं उतरेगा और न रटने का ज़रूरत पड़ेगा। उसके और उस अनुसूची और उसके ही कुछ संशोधन, मतलब उसमें अमेंडमेंट फिर कैसे होगा, सुधार कैसे होगा, संशोधन, उससे संबंधित व्यवस्था इसमें है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, 1, 2, 3, 4 इन सब से उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है? अभी आपको हम बताते हैं आगे कि हाँ, नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। सबसे पहले कि जो जब कमेंस हुआ, जिस समय शुरू हुआ संविधान, तो जो भी लोग थे भारत गणराज्य के क्षेत्र में, उनको नागरिकता मिला, ठीक? अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। देखिए, इसमें कुछ-कुछ डेट लिखा हुआ है। हम क्लियर बता रहे थे कि इसमें कुछ-कुछ डेट मेंशन किया हुआ है ओरिजिनल आर्टिकल में,
ठीक है? कि हाँ, इतने दिन इस तारीख के बाद आए हों, उनके नाना-नानी, माता-पिता, दादा-दादी यहाँ रह रहे हों, कुछ इस तरह का कंडीशन है। लेकिन जहाँ आपको सिर्फ़ रिलेट करके याद करना होगा, जहाँ ऑप्शन में एलिमिनेट करने का ज़रूरत होगा, कि हाँ, पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए नागरिकता, ये तो आपको उस समय अनुच्छेद 6 आसानी से गेस हो जाएगा। और एक और क्या चीज़ है कि ट्रिक मतलब याद होने का कि हाँ, पहले यही आता है और पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता नहीं, वो कैसे? देखिए, अपना जो देश है भारत, इसका संविधान बिल्कुल हार्श नहीं है। मतलब लोगों को मिला के चलने वाला है, थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है? तो इसमें ये फैक्ट आता है कि हम लोग पहले देते हैं सामने वाले को कोई चीज़, ठीक है? हमारा स्वभाव जो है, भारतीयों का जो स्वभाव है, वो क्रूर नहीं है दूसरे राष्ट्रों की तरह। जैसे पाकिस्तान है, इस सब की तरह जानवर वाला हम लोग का प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है? तो पहले जो वहाँ से जो लोग आएँगे, उनके लिए नागरिकता, पाकिस्तान से आए के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है, जो पाकिस्तान चले गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब चले गए और फिर एक डेट है इसमें लिखा हुआ कि उस डेट से पहले अगर वापस आ गए, तो उनका नागरिकता। इस तरीके से है, ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, ठीक है? अगर आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपका नागरिकता किस तरीके से होगा, उसका नियम 8 में लिखा हुआ है, ठीक है? आप ऑर्डर देख रहे हैं कि एक तो जिस समय संविधान लागू हो रहा था, आप थे भारत में, आपको नागरिकता मिल गई। अगर आप पाकिस्तान से आए बँटवारा के टाइम पे, तो आपको नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान चले गए या वहाँ से फिर वापस आ गए, गए भी, वापस भी आ गए एक समय सीमा के अंदर, तो आपको नागरिकता का कैसे होगा, वो लिखा हुआ है 7 में। फिर 8 में आप विदेश में रह रहे हैं, फिर भी भारत में आपका नागरिकता होगा। अनुच्छेद नंबर 9 विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप कहीं और का नागरिकता ले लेते हैं, तो आपका भारतीय नागरिकता जो है ऑटोमैटिकली वो फ़ॉरसेक हो जाएगा, वो सैक्रिफ़ाइस हो जाएगा। उसमें कुछ कहना नहीं है, वो चला ही जाएगा, ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद 10, ठीक है? नागरिकता का निरंतर अधिकार, मतलब नागरिकता के अधिकार का बना रहना, ठीक है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा मतलब नहीं है कि कोई सर्टेन कोई चीज़ आ जाएगा, कोई कानून आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहेगा, ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद नंबर 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, ठीक है? इसी में, ठीक है? मतलब कि इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि ना कोई 1, ना कोई 2, बल्कि लगभग भारत के जो भी डीओपीटी के अंतर्गत, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने पूछ रखा है इस पर सवाल कि नागरिकता से रिलेटेड कानून को संशोधन या फिर उसको बनाना, उसका देख-रेख कौन करता है? तो नागरिकता का एडिट करने का, नागरिकता के बारे में कुछ भी बदलाव करने का हक सिर्फ़ संसद को है, सिर्फ़ पार्लियामेंट को है। अब एक चीज़ चलिए कन्फर्म करते हैं, ठीक है? पार्ट्स, भाग, ठीक है? भाग भी तो हम लोग को याद करना होगा ना। देखिए, 1 से 4 अनुच्छेद 1 से 4 पार्ट 1 है, ठीक? मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका जो नेचर है, इसमें 1 से 4 में कहीं आपको नागरिकता का नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्षेत्र का, भारत के क्षेत्र का, उसके नाम का, कुछ बदलाव हो गया, कुछ ये करना है, कोई नया टेरिटरी, कोई नया राज्य आ रहा है, उस सब का। 5 से 11 चलेंगे जब, ठीक है? जब 5 से 11 चलेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, कुछ नागरिकता से ज़्यादा जुड़ा हुआ चीज़ और सिटीज़नशिप से जुड़ा हुआ। तो ये पार्ट नंबर 2 कहलाता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे 12 से ये बदलेगा, ठीक है? 12 से ये बदलेगा। आ जाते हैं राज्य की परिभाषा। अब कहने का मतलब है कि हाँ, राज्य और संसद नागरिकता, हाँ, ठीक है। देन जो आर्टिकल 12 से है, अनुच्छेद 12 से है, ये पार्ट 3 में गिनती होता है, ये भाग 3 में गिनती होता है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार वगैरह से रिलेटेड चीज़ होता है। राज्य की परिभाषा, अब यहाँ से मतलब अगर इसका इंग्लिश वर्ज़न होता ना, तो उसमें क्या होता है, हम सबने देखा होगा या नहीं देखा हो, तो यही है, इन डेप्थ गौर करके पढ़ने का चीज़ यही है। ये लोग बार-बार बोलेंगे द स्टेट में नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट में नॉट समवन सपोर्ट इंडिविजुअली, ठीक है? इसका मतलब कोई इंडिविजुअल स्टेट, कोई राज्य, यूटी नहीं, बल्कि खुद भारत गणराज्य, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट का यहाँ पे ये मीनिंग होता है। यही चीज़ असल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज़ मेंशन है, ठीक? अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता।
मतलब इसका डिटेल्ड जो आर्टिकल है ना उसमें लिखा हुआ है कि एनीथिंग, एनी आर्टिकल और एनी सेड क्लॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स सेड स्टैंड नल एंड वॉइड एज ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी विधान, कोई भी जो कानून है, अगर इस संविधान में दिया हुआ है, कोई भी अनुच्छेद दिया हुआ है जो कि मौलिक अधिकारों के विपरीत जाता है तो वो अमान्य होगा इसके इफेक्ट तक। ठीक है, और कुछ कारण ये भी है, आपने सुना होगा या फिर मतलब कई सारे लर्नेड लोग कहते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाषा है ना, या लक्ष्मीकांत ही आप लोग पढ़ते हैं, खैर लक्ष्मीकांत तो डिस्क्रिप्टिव सेंस का बुक है, पर अपने यहाँ वनडे एग्जाम के भी कैंडिडेट्स उसको पढ़ते हैं। कंप्लीट शायद किसी का होता है और रिवीजन तो लगभग किसी का नहीं। ठीक है, हम उस बुक को देखे हैं, हम उसको पढ़े हैं, कोशिश की है, तब हम इस चीज़ पे आए हैं, निष्कर्ष पे। ठीक है, अपने अपने नीड के हिसाब से बुक रखना चाहिए, लेकिन हम लोग कई बार मार्केट से देख के जो दूसरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इवन वो यूपीएससी सीडीएस तक के स्टूडेंट्स के लिए वो रिलेवेंट उतना नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको घुमाया है, काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखी हुई है, लेंथी लिखी हुई है। ठीक है, अब ये हो गया कि कोई भी चीज़ अमान्य होगा अगर वो मौलिक अधिकार को खत्म करता है। तो आते हैं उसके हम लोग 14 पे, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। और इसका ओरिजिनल आर्टिकल भी ऐसा ही है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, और जो एनालिसिस वाले लोग हैं, एक इसका जो रिव्यू कहता है कि आर्टिकल 14 एक नेगेटिव कानून है। मतलब आप कोई भी हो, बड़ा छोटा, उसका है एक सेंस क्या है, इसका सेंस नेगेटिव है। ठीक है, जैसे 15 पॉजिटिव है, भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है, कि आप वो करेंगे, मतलब आप किसी भी चीज़ को, किसी को भी आरआरसी एसटी पीओबी के आधार पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे अगर आप भेदभाव करते हैं तो ये निषेध है, ये जुर्म है, आपको इसके लिए जुर्माना भी बन सकता है, सजा जो होगा युक्तियुक्त निर्बंधन वो किया जाएगा। लेकिन 14 जो है ये सबको एक बराबर खड़ा कर देता है, और कई बार इक्वलिटी देना, जैसे कि हम लोगों ने सबने एक वो फोटो देखा होता है क्रिकेट स्टेडियम का, जिसमें कि एक लंबे आदमी को भी अगर वही कुर्सी देंगे आप, और जो छोटे कद का है उसको भी वही कुर्सी देंगे, तो अभी भी वो मैच नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए कई बार समानता भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस आप इतना याद रखेंगे, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। 15 भेदभाव का निषेध हो गया, आरआरसी एसटी पीओबी, ये 5-6 कैटेगरी जो भी है इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज। उसके बाद अनुच्छेद 16, ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी हम लोग करते हैं उसको यही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता का अवसर। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नौकरी का फॉर्म है वो आप भी भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं, ये आपको हक कौन देता है, आर्टिकल 16। असल में आपने बहुत जगह इसको पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा होता है जो आर्टिकल्स हैं उनको, लेकिन यही वो चीज़ है जो कि हम आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं किसी भी, जैसे भर्ती आया है, जैसे दरोगा का भी अप्लाई चल रहा है, सीएसबीसी का अप्लाई चल रहा है, तो आपको ये हक कहाँ से मिला, आर्टिकल 16 से मिला। जैसे हम लोग एक ही ज़्यादातर लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इवन प्रेस का भी जो फ्रीडम है, प्रेस भी कहीं जाके सवाल कर सकती है, कुछ पूछ सकती है, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, इम्प्लिसिटली वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके बाद 16 हो गया सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, और ये सरकारी नौकरी असल में होता नहीं है, इसको बोलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ही। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो आप सुनते होंगे ये वही है। पब्लिक सेक्टर मतलब जनता के पैसों से चलने वाला, टैक्स से चलने वाला, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला विभाग, जो भी संस्था है वो सब। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, मतलब अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एक्सेप्ट, इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि या तो वो मिलिट्री डेकोरेशन हो, जैसे कोई भी पोस्ट हो वो, और जो उसमें वो लगा के देते हैं, ठीक है, जैसे कि सिपाही, नायक, हवलदार, ये सब जो होता है, तो वो अगर डेकोरेशन है तो आपका वो रहेगा। या फिर एजुकेशनल हो, जैसे कि डॉक्टरेट, तो ये भी रहेगा आपके नाम के साथ, अनलेस वो आर्म्ड फोर्स से जुड़ा हुआ हो, सैन्य से जुड़ा हुआ हो, या फिर एजुकेशनल हो। उसके अलावा कोई भी उपाधि जो टाइटल वगैरह से रिलेटेड होता है वो आपके साथ नहीं रह सकता है, मतलब आप वो लीगल नहीं है एक तरीके से। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद, इसमें कई तरह की, मतलब आपको एक से शुरू करके जीएस तक उनमें से कोई एक हट भी गया है, जब हम लोग डिटेल करेंगे ना इसका आने वाले समय में, हर आर्टिकल का हम लोग डिटेल करेंगे तो हम लोग क्लियरली समझेंगे। ऐसे इसमें मोटे मोटे तौर पे आपको वाक स्वतंत्रता है, ठीक है, आपको लोगों से मिलने की, लेकिन निरायुध सम्मेलन, मतलब
आर्म्स नहीं होने चाहिए, आपको संघ बनाने का जो आज़ादी है वो है, आपको कहीं भी भारत में के क्षेत्र में, यूनियन टेरिटरी में ऑफ इंडिया में आपको कहीं भी जाके घूमने-फिरने की, वहाँ रुकने की, वहाँ रहने की, वहाँ कोई व्यवसाय करने का आपको आज़ादी है, ठीक है? उसके बाद हाँ, लेकिन वही है कि संघ बनाने का हक 2-3 तरह के लोगों को नहीं है, जैसे कि जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं, उनको इतना जल्दी संघ बनाने का राइट नहीं होता है कई बार, क्योंकि वो संघ बनाएँगे तो उनका तो दूसरा तरीके का है ना, उनको तो आर्म्स का इस्तेमाल आता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और इन सब के नीचे लिखा रहता है, वो संविधान में लिखा हुआ है, कि ये जो आपको जो भी स्वतंत्रता मिलेगा, ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस से बंधा हुआ है, ठीक है? आज़ादी है, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन ये लिमिटेड मतलब एक तरीके से कंट्रोल्ड है और वैसे भी अनकंट्रोल्ड स्वतंत्रता अराजकता ही फैलाता है, इसलिए यही ठीक है एक तरीके से। मतलब आप ऐसा नहीं है कि हाँ, आपको आज़ादी है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भारत के क्षेत्र का जो कानून है, उसको मानते हुए चलना होगा, ठीक है? आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संरक्षण मतलब आप किस तरीके से कोई भी अगर आप इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? कि आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, अपने खिलाफ आप ही को गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता। इसी के अंतर्गत ये प्रूव होता है कि पुलिस कस्टडी में दी गई जो भी चीज़ें हैं मतलब जैसे आपको कि आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, वो डायरेक्ट कॉन्क्रीट प्रूफ के तौर पे नहीं साबित हो सकता है कोर्ट में, क्योंकि पुलिस के कई बार डर से भी लोग कुछ बोल देंगे इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद अगर आपको वो कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं मतलब अ, पुलिस प्रशासन आपको कोई या लेके जा रहा है तो आपको इन्फॉर्म होना चाहिए कि आपने किया क्या है जुर्म। जैसे आपको या किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, तो उसको उसके जुर्म का पता होना चाहिए, ठीक है? और फिर अनुच्छेद 20 और 21 में मिला के टोटल यही है कि इसी सब में आता है वो पाँचों रिट, ठीक है? जो कि मिलता अनुच्छेद 32 से है, मिलता 226 से है लेकिन प्रूव यही होता है जैसे कि हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, ठीक है? सर्टियोरारी, उसके बाद क्वो वारंटो ये सब। एक और है 5 है, ठीक है? इस सब हम डिटेल करेंगे आर्टिकल सबको, उस समय देखेंगे। जैसे मूल-मूल तौर पे हेबियस कॉर्पस में यू मे हैव द बॉडी, ठीक है? अगर आपने या किसी भी प्रशासन के किसी भी अंग ने, पुलिस ने किसी को अगर अरेस्ट करते हैं तो उनको ट्रैवल का समय छोड़ के वहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसको छोड़ के आपको उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को लोकल नियरेस्ट क्रिमिनल मजिस्ट्रेट के पास आपको उसको उपलब्ध कराना होगा। मजिस्ट्रेट सुनेंगे कि हाँ, इसने किया क्या है, इन्होंने किया क्या है। तो सारी चीज़ें होंगी तब अगर आपका वाजिब है तो आपको रखा जाएगा वरना वो बोलेंगे मजिस्ट्रेट इसको या इनको रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है? और ये एक हक होता है, ये आपका हक है। ये जो जनता है उसका हक है। ठीक है? उसके बाद अ, हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस मतलब कि अगर आप हम आज्ञा देते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? मान लीजिए कल दिन आप सरकारी नौकरी कर लेंगे, ठीक है? और आप जो आपका ड्यूटी है, उसको करने से आप मना कर दे रहे हैं। आप मतलब उसको टाल रहे हैं, तो उस स्थिति में मैंडेमस आप पे लागू हो सकता है। मतलब जो काम करने के लिए आप अ, ला बाधित हैं, मतलब आपका जो ड्यूटी है, उसको आप करने से मना कर रहे हैं, ठीक है? फिर को वारंटो जैसे सरकारी किसी भी सरकारी पद पे आप किस हक से हैं, इसका पूछा जा सकता है। कोई भी एग्ज़ाम आपने कहाँ से निकाला था, आपका वो पूरा डिटेल रहता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लोक अधिकारियों से पूछा जाता है। तो इस सेंस में ये आता है, ठीक? और फिर अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार, ठीक? ऐसे 21 ए से लेके 21 से लेके हम लोग अगले वीडियो में अगले जो दिन पे हम लोग उसको समझेंगे। 1 से 20 तक आर्टिकल हमने इसको कोशिश किया है कि मेमोराइज़ करने का, ठीक है? जिससे कि ये स्टिक हो दिमाग में, ठीक? हम लोग कई बार इसको पढ़ते हैं पर रिवीजन की कमी से आज ना कल कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम में ये आना है, हर वनडे एग्ज़ाम में आना है, ठीक है? प्लीज़ मेक श्योर करेंगे कि ये टेलीग्राम चैनल है अपना, तो पेजर यही यूज़रनेम है, यहाँ भी, वहाँ भी, सब जगह। इसको जॉइन कर लेंगे और यूपीएससी कंटेंट के लिए आप यूपीएससी ज़ोन जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वो भी जॉइन कर सकते हैं, वो उसका भी लिंक वहीं मिल जाएगा, पेजर वहीं मिल जाएगा, ठीक है? मतलब डिस्क्रिप्टिव वगैरह आंसर राइटिंग सब के लिए वहाँ जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी तरीके का डाउट होगा या फीडबैक होगा काइंडली उसको कमेंट में लीव करेंगे। बी सिविल एंड रिस्पेक्टफुल। हम लोग इसमें साथ हैं, ठीक है? वी आर टुगेदर इनटू दिस जो भी एग्ज़ाम में है, हम लोग इसमें साथ ही हैं। धन्यवाद। एंड एक चीज़ प्लीज़ मेक श्योर करेंगे, प्लीज़ लीव अ कमेंट, ठीक है? कुछ भी मतलब ओपिनियन हो, फीडबैक हो, सही लगा, इंग्लिश में चाहिए, कुछ भी। थैंक यू।